फ्रेंड्स, ये स्टोरी का आखिरी भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। नैना ध्यान से शिवम की बातें सुन रही थी। शिवम बोलते बोलते चुप हो जाता है। नैना, फिर क्या हुआ? शिवम, उसके बाद हम जहाँ भी जाते वो लोग वहाँ पहुँच जाते। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर अखिल उनसे घुलने मिलने लगा था। ये बात मुझे और नियति को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अखिल उनकी शान और शौकत में खोता चला गया। धीरे धीरे वो हमसे दूर और उनके करीब होता चला गया। फिर एक दिन उसने हॉस्टल छोड़कर विराज के साथ रहने का फैसला कर लिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना और विराज के साथ रहने चला गया। वो उसके फ्लैट में रहता, उन लोगों के साथ पार्टियों में जाता। इस कारण उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा। नियत ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं था। वो अब सिर्फ कॉलेज टाइम में ही हमसे मिलता, वो भी बहुत कम। इस बात को 4 महीने हो गए। मेरा अखिल के साथ कांटेक्ट काफ़ी कम हो चुका था, इवन टूट चुका था। मेरी उससे फ़ोन पर भी बातें नहीं होती थी। नैना अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, हाँ, कुछ वक्त से वो हमसे भी बहुत कम ही बात करते थे। शिवम मुस्कुराकर, वो जब मेरे साथ था अक्सर आपकी बातें किया करता था। बहुत प्यार करता था वो आपसे। नैना की आंख डबडबा जाती है, पर वो खुद को संभालती हुई, क्या उसके बाद आपकी भैया से कोई बात नहीं हुई? शिवम, मैंने कहा ना, कॉलेज टाइम में हम मिला करते थे। कुछ 15 दिन पहले की बात है। उसने मुझे और नियत को किसी पार्टी के लिए इनवाइट किया। हमें मालूम था कि क्रिस और उसके दोस्त भी इस पार्टी में होंगे, तो हमने जाने से मना कर दिया। उसी रात करीब 12 बजे मुझे उसका फ़ोन आया। मैं सो रहा था, लेकिन अखिल का नंबर देखकर मैं चौंक गया। पता नहीं क्यों कुछ गलत होने जैसा लगा, तो मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया। उसने तुरंत मुझे बुलाया। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मैं किसी तरह सबसे छिपते छिपाते उससे मिलने पहुंचा। वहां उसने मुझे बताया कि क्रिस ने अपने जन्मदिन की पार्टी रखी थी अपने फार्म हाउस पे। वहां उसने नियति को भी लाने को कहा ताकि वो आपस का झगड़ा खत्म कर सके। पता नहीं अखिल ने यह कैसे किया, पर वो नियति को मनाकर वहां ले गया। पर क्रिस और उसके दोस्तों के इरादे कुछ और ही थे। वहां पहुंचकर इन दोनों ने देखा कि वहां इनके अलावा कोई नहीं था। वो नियति से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहते थे। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगे। अखिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो क्या कामयाब नहीं हो सका। नियत ने खुद का बचाव करते हुए वहां से भागने की कोशिश की, पर शेखर ने उसे पकड़ लिया। इसी भागा दौड़ी में नियत का सिर दीवार से जा लगा और वो वहीं बेसुध होकर गिर गई। विराज ने जाकर देखा और घबराते हुए उससे कहा कि वो मर चुकी है। अखिल ये सुनकर चीख पड़ा कि उन लोगों ने उसे मार डाला। वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें बचाव का एक ही रास्ता नजर आया कि वो अखिल को भी मार डाले और सारा इल्जाम उस पर लगा दे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, अखिल वहां से भागने में कामयाब हो गया और मेरे पास पहुंचा। उसने मुझसे कहा कि वो पुलिस के पास जाकर सब बता देगा और उन सबको सजा दिलवाएगा। मैंने उससे कहा कि उन लोगों से उलझने से अच्छा है कि वो अपने गांव चला जाए, पर वो नहीं माना। वो दिन है और आज का दिन। अखिल फिर कभी दिखाई नहीं दिया। नैना, फिर कॉलेज में जब हमारे पापा ने फ़ोन किया तो ऐसा क्यों कहा कि भैया क्वेश्चन पेपर चुराते हुए किसी लड़की ने उन्हें देखा और वो शोर मचाने लगी। ये देखकर भैया ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो मारी गई और भैया वहाँ से भाग निकले। शिवम, उन सबको बचाने के लिए। अखिल और बाकी सबको लगा कि नियति मर चुकी है और सब उसे वहीं छोड़कर अखिल के पीछे वहाँ से चले आए, पर वो जिंदा थी। दूसरे दिन वो जख्मी हालत में कॉलेज आई और सबके बारे में बताया, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो पुलिस को बताने को बोलकर वहाँ से चली गई। उसके बाद से उसकी भी कोई खबर नहीं आई। नैना, मतलब पूरे कॉलेज को पता है कि हमारे भैया बेगुनाह हैं, पर कोई ये बात बताने को तैयार नहीं है। और शिवम जी, आप तो दोस्त थे उनके, फिर आपने भी उनकी मदद नहीं की? शिवम, मैं डर गया था। नैना, फिर आज हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? शिवम, उस दिन के बाद से मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ कि काश मैंने हिम्मत की होती तो शायद मेरे दोस्त आज मेरे पास होते, पर गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता है। कल जब मैंने आपको देखा तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं अब चुप नहीं रह सकता। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। नैना, आप क्या करें? सब जानकर भी भैया की कोई खबर नहीं है।
शिवम, हम पुलिस के पास चलते हैं। अखिल और नियति दोनों वहाँ गए थे। दोनों बात करने के बाद पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, पर वहाँ भी उन्हें कोई कुछ नहीं बताता है और धक्के देकर वहाँ से बाहर कर देता है। पर नैना वापस अंदर जाती है और अखिल की मिसिंग रिपोर्ट लिखने को कहती है। इस पर वहाँ का ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और अपने कांस्टेबल को बुलाकर उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, पर नैना वहाँ से जाने को तैयार नहीं होती है। कांस्टेबल उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए बाहर ले जाता है। नैना गुस्से से चिल्लाने लगती है। कांस्टेबल उसे समझाते हुए, यहाँ इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इन सब पर तुम्हारी किसी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। नैना शांत होकर, आप कहना क्या चाहते हैं? कांस्टेबल, बेटा, मैं उस रात ड्यूटी पर ही था जब तुम्हारा भाई यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आया था। जैसे ही हमारे साहब को पता चला कि ये सब किसने किया है, तो उन्होंने तुम्हारे भाई को बैठने को बोलकर उन लोगों को फ़ोन लगाया और सब बताया। तब उन लोगों ने तुम्हारे भाई को ही उस केस में फंसाने का बोला, जो तुम्हारे भाई ने सुन लिया और इससे पहले कि हमारे सर कुछ कर पाते वो यहाँ से भाग निकला। तब से उसे अंदर खाते से ढूंढने की बहुत कोशिश हो रही है, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। हो ना हो कॉलेज वालों को जरूर पता है तुम्हारे भाई के बारे में, तुम्हें वहीं से पता करना चाहिए। नैना, हमने कोशिश की थी पर वहाँ भी कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। कांस्टेबल, तुम एक काम करो, तुम किसी वकील की मदद लो, शायद वो तुम्हें कोई रास्ता बता सके। शिवम, ये शायद सही कह रहे हैं। हम ये कहेंगे कि अखिल का कुछ पता नहीं चल रहा है और पुलिस रिपोर्ट लिखने को भी तैयार नहीं है। हो सकता है दबाव पड़ने पर ये लोग अखिल को ढूंढें। वो दोनों वहाँ से निकलकर कई वकीलों से मिलते हैं, पर सब उन लोगों का नाम सुन करके अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। इन सब में 3 दिन निकल जाते हैं। नैना को पापा का कई बार फ़ोन आता है, पर वो हर बार उन्हें बहलाकर फ़ोन रख देती है। वो लोग जब एक वकील के पास गए तो उसने उनसे कहा कि इस सिलसिले में उनकी मदद सिर्फ एक वकील कर सकती है, शहर की जानी मानी वकील शालिनी सिंह, जिनका इन अमीर लोगों से 36 का आंकड़ा है। वो दोनों उनसे मिलने पहुंचते हैं, पर वहाँ उन्हें पता चलता है कि उनसे मिलने के लिए 1 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। शिवम, आप क्या करें? नैना, आप जाइए शिवम जी, हम उनसे मिलकर ही जाएंगे। शिवम, पर कैसे? नैना, पता नहीं। नैना के कहने पर भी शिवम वहाँ से नहीं जाता है। 2 दिन हो जाते हैं, नैना वहीं ऑफिस के बाहर बैठी रहती है। 2 दिन बाद जब शालिनी सिंह अपने ऑफिस में आती है, तब फिर उसकी नज़र नैना पर पड़ती है। वो अपने स्टाफ को बुलाकर पूछती है तो उसे बताते हैं कि वो उनसे मिलना चाहती है, पर उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। और उसे बताया भी कि शालिनी जी बिना अपॉइंटमेंट से किसी से नहीं मिलती है, पर फिर भी वो जिद पर अड़ी है। कहती है कि मिलकर ही जाएगी, ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। शालिनी ये सब सुनकर नैना को बुलाने के लिए कहती है। शालिनी जी के बुलाने पर नैना और शिवम उनसे मिलने जाते हैं। शालिनी जी उन्हें बैठने के लिए कहती हैं। शालिनी 30-35 की उम्र की, बुलंद आवाज़ और आकर्षक व्यक्तित्व की मालकिन। शालिनी, टेल मी, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? नैना, जी नमस्ते, हमारा नाम नैना है, हम ऋषिकेश से आए हैं यहाँ अपने भैया को ढूंढने। नैना उन्हें पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनने के बाद शालिनी, हालांकि मेरे पास समय नहीं है, पर तुम्हारी कहानी मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, क्योंकि ऐसे ही हालातों में मैंने अपनी बहन को खोया है, तो तुम्हारी तकलीफ भी समझ सकती हूँ। मैं पुलिस पर दबाव बना सकती हूँ कि वो तुम्हारे भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखें और उसकी तलाश करें, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इतने दिनों से लापता है, तो हो ना हो उसके साथ कुछ गलत जरूर हुआ है और इसका पता उसके कॉलेज से ही चल सकता है। एक काम करते हैं, हम उन 3 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज करते हैं। आखिरी बार अखिल को उनके साथ देखा गया था, उसके बाद से वो लापता है, क्योंकि जो इल्ज़ाम अखिल पर लगाए गए वो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, वरना ये न्यूज़ बन चुकी होती। शायद वो लोग कॉलेज की बदनामी नहीं चाहते, इसलिए इस बात को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, या हो सकता है उन्हें किसी और बात का डर हो। पर एक बात मेरी समझ नहीं आई, उस लड़की के पेरेंट्स ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं की? नैना, हम उनके घर गए थे पर वहाँ ताला लगा था। आस पड़ोस से पता किया तो उन्होंने बताया कि वो लोग 10 दिन पहले ही यहाँ से कहीं चले गए हैं। साली, पर कहाँ? नैना, नहीं मालूम साली, वी हैव टू फाइंड देम। वो एक बहुत बड़ी कड़ी है इस केस की। और हाँ शिवम, तुम आज के बाद नैना से नहीं मिलोगे। शिवम हैरानी से, पर क्यों? मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता।
साली, तुम अगर सच में इसकी मदद करना चाहते हो तो कॉलेज में रहकर सबूत और गवाह इकट्ठा करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें नैना से दूर रहने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम उनकी नज़र में नहीं आओगे तो अच्छे से हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक तुम्हारी गवाही पर हम ये केस फाइल नहीं कर सकते। हमें कोई ठोस सब वजह चाहिए। शिवम जी, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। आप बेफिक्र रहिए, मेरी तरह और भी लोग हैं जो मेरी मदद करने को जरूर तैयार होंगे और मैं ये कोशिश जरूर करूँगा। साली, ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मैं उस लड़की के घर वालों का पता करने की कोशिश करती हूँ। तब तक शिवम, तुम कॉलेज से प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश करो। और नैना, मैं तुम्हें किसी का नंबर देती हूँ, वो मीडिया से जुड़ी है, उसकी मदद से तुम पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करो। हम सब पूरी तैयारी के साथ ये केस फाइल करेंगे जिससे कि उनके पास बचने का कोई रास्ता ना हो। शालिनी के बताए अनुसार सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ ही दिनों वो सब अपने अपने काम पर सफल होते हैं। प्रेस और मीडिया के प्रेशर में आकर पुलिस को रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है और शिवम भी अपने तरीके से कुछ सबूत और गवाह इकट्ठा कर लेता है, जिनमें से सबसे मुख्य गवाह होते हैं प्रोफेसर शर्मा, जिन्होंने उस दिन नैना की मदद की थी। और नियत के पेरेंट्स का भी पता चल जाता है, साथ ही जनार्दन को भी सब पता चल जाता है और वहाँ आने की जिद करने लगते हैं। पर नैना उन्हें अपनी कसम देकर रोक देती है कि यहाँ उसकी मदद के लिए बहुत लोग हैं। शालिनी, क्रिस और उसके दोस्तों पर केस फाइल कर देती है। इस बीच में नैना पर पीछे हटने के लिए दबाव बनाने की कोशिश होने लगती है, पर जब वो नहीं डरती तो रोहित और उसकी माँ को धमकाया जाता है, जिससे रोहित की माँ नैना को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। रोहित बहुत रोकता है पर उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती है और नैना को घर से बाहर निकाल देती है। नैना को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। वो शिवम को फ़ोन करती है तो वो उसके रहने का इंतज़ाम करवा देता है। पहली हियरिंग में ही शालिनी जी को दलीलों और उनके गवाह और सबूतों की वजह से नैना का केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगता है कि वो जल्द से जल्द अखिल का पता लगाएं। फिर एक दिन नैना के पास पुलिस का फ़ोन आता है और उन्हें एक डेड बॉडी मिली जो अखिल की हो सकती है। नैना घबरा जाती है। वो शालिनी को फ़ोन करती है कि क्योंकि उन्होंने उसे अभी शिवम से मिलने से मना किया था। शालिनी नैना के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। जो चीज़ें उसके पास मिली उससे उसकी पहचान करनी थी। जब नैना को वो चीज़ें दिखाई गई तो बेसुसी वहीं बैठ जाती है और उसके आंसू बहने लगते हैं। शालिनी उसे संभालती है। पुलिस से उन्हें पता चलता है कि उसकी जेब एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं। शालिनी वो नोट लेकर पढ़ती है और फिर नैना को देती है। नैना नोट पढ़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सब उसे लेकर बाहर आते हैं। नैना अपने पापा को फ़ोन करके बुला लेती है। उनके आने के बाद अखिल का अंतिम संस्कार करते हैं। नैना शालिनी से केस बंद करने के लिए कहती है। शालिनी उसे समझाती है कि हम केस जीत रहे हैं। भले ही अखिल ने सुसाइड किया है पर उसे इस बात के लिए मजबूर किया गया है और उसकी सज़ा हम उन लोगों को दिलवा सकते हैं। नैना, क्या मिलेगा हमें उन्हें सज़ा दिलाकर? हमारे भैया तो वापस नहीं आएंगे। हमें ये केस नहीं लड़ना मैम। शालिनी, बड़ी स्वार्थी निकली तुम। जब तुमसे पहली बार मिली तो तुम्हारे अंदर 10 साल पहले वाली शालिनी देखा मैंने। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मैंने तुम्हारा केस लिया था। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी कमज़ोर निकलोगी। नैना, मैंने भी अपनी बहन खो दी थी पर मैं पीछे नहीं हटी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई और शालिनी भी अपनी बहन खोए। तुमसे भी यही कहूँगी कि एक बार फिर सोच लो। तुम्हारे ऐसा करने से न सिर्फ तुम्हारे भाई की आत्मा को दुख पहुँचेगा बल्कि कोई और अखिल भी इसी तरह के हालातों का शिकार होगा। नैना, आप सही कह रही हैं। हम थोड़ी देर के लिए भावनाओं में बह गए थे। हम ये केस लड़ेंगे और उन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। शालिनी मुस्कुराकर, ये हुई ना बात, हम ये केस जरूर जीतेंगे। अगली हेयरिंग में शिवम और प्रोफेसर शर्मा की गवाही और नियत की उस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग से पूरी तरह बाजी हमारे हाथ में होगी। नैना मुस्कुरा देती है। तभी उसे कुछ याद आता है। नैना, मैम, वो खत कहाँ है जो भैया के पास से मिला था? साले, वो तो पुलिस के पास है। क्यों, क्या हुआ? नैना, मैम, हमें पूरा यकीन है वो खत भैया ने नहीं लिखा है। शालिनी हैरानी से, व्हाट? ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? नैना, मैम, उसमें लिखा था कि नैना मेरी बहन, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर वो खत भैया ने लिखा होता तो वो छुटकी लिखते। आज तक उन्होंने ना कभी नैना कहकर बुलाया है और ना ही किसी खत में लिखा है। और दूसरी बात, भैया अलग तरीके से लिखते हैं। और जब भैया से हमारी आखिरी बार बात हुई थी तो उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है और हम उन्हें गलत ना समझें। फिर ये खत उनका कैसे हो सकता है? साल,
ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? इसका तो ये मतलब निकलता है कि अखिल का मर्डर किया गया है। तुम्हारे फ़ोन में वो कॉल रिकॉर्डिंग है? नैना, जी होगा। साली, ग्रेट। मुझे वो रिकॉर्डिंग और अखिल का कोई खत या कोई नोट जो उसने लिखा हो मुझे ला कर दो। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। क्रिस के फार्म हाउस से जो लोहे की रॉड मिली थी, हमें उस पर लगा खून और फिंगरप्रिंट नियति और शेखर से मैच कर रहा है। अब तो ये लोग गए। नैना, थैंक यू मैम, आपने हमारी इतनी मदद की। साली, थैंक यू तुम्हें कि तुमने अपना फैसला बदल लिया। नैना शालिनी से मिलकर ऑटो लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अंधेरा हो चुका था। गली के बाहर वो ऑटो से उतरकर पैदल आगे बढ़ती है कि तभी कोई उसके मुंह पर कपड़ा रख देता है। नैना एकदम से वह इस घटना से कुछ समझ नहीं पाती। वो छूटने की बहुत कोशिश करती है, पर कुछ ही देर में दवाई के असर से वो बेहोश हो जाती है। वो उसे खींचकर गाड़ी में बैठा लेता है। नैना को होश आता है तो वो खुद को एक अनजाने से घर में पाती है। वो अपने आप को देखती है। वो एक बेड पर लेटी थी, उसके हाथ पांव भी खुले हुए थे। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। वो मन में सोचती है कि अगर उसका किडनैप किया है तो उसे बांध कर क्यों नहीं रखा? आखिर उसे यहाँ कौन लेकर आया है? वो उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलती है। वो खुल जाता है। वो छुपते छुपाते घर के हॉल में आती है। तभी वो किसी की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से पीछे घूमकर देखती है। नैना हैरानी से, भैया? अखिल, हाँ छुटकी, तेरा भैया। नैना की आंखें छलक आती हैं। वो भागकर अखिल के गले लग जाती है। नैना, भैया आप जिंदा हैं? अखिल नैना का चेहरा हाथों में लेकर, हाँ छुटकी, मैं जिंदा हूँ। हालांकि दुश्मनों ने कोशिश तो बहुत की, पर तेरी प्रार्थनाओं ने बचा लिया मुझे। नैना भावुक होकर, कहाँ चले गए थे भैया? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने आपको। और जब आपके मरने की खबर मिली तो जान निकल गई हमारी। हम बता नहीं सकते कैसे संभाला है हमने खुद को। भैया, अगर आप जिंदा थे तो हमसे मिले क्यों नहीं? क्या आपको अपनी छुटकी का ख्याल नहीं आया? एक फ़ोन भी नहीं किया आपने? अखिल, आना चाहता था पर बहुत मजबूर था छुटकी। मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ गिर गया। बाहर किसी से मांग नहीं सकता था। कैसे फ़ोन करता तुम्हें? यहाँ आकर घर पर फ़ोन किया पर किसी ने नहीं उठाया। नैना, हाँ, पहले पापा की तबीयत खराब थी तो हम हॉस्पिटल में थे और फिर हमने उन्हें मामा के पास भेज दिया और आपको ढूंढने यहाँ चले आए। अखिल, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, और जब पता चला तो तुमसे मिलने गया था, पर हर समय कोई ना कोई तुम्हारे साथ होता था। मैं किसी की नज़र में नहीं आना चाहता था, इसलिए वापस चला आता था। नैना, पर क्यों भैया? आप छिप क्यों रहे हैं? आपने तो कुछ गलत नहीं किया। अखिल, ये बात तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, पर लोगों को तो यही लगता है कि मैं गलत हूँ। उस दिन जब मैं पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया तो उन्होंने मुझे काफ़ी देर तक बिठाए रखा और फिर वहाँ से उठकर किसी से फ़ोन पर बात करने लगे। मैंने उनकी बातें सुन ली। वो मुझे इस केस से फंसाने की बात कर रहे थे। मैंने सब सुन लिया और चुपके से वहाँ से निकलकर भाग गया। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों को मेरे बारे में पता चले, वरना वो मेरे जरिए नियत तक पहुँच जाते और मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। बेचारी बहुत मुश्किल से कुछ ठीक हुई है। नैना, मतलब आपको पता है कि नियति कहाँ है और क्या हुआ है उसे? शिवम जी ने तो हमें बताया कि वो अगले दिन कॉलेज आई थी, उन्हें चोट लगी थी पर वो ठीक थी। इसका जवाब मैं देती हूँ। नैना आवाज़ की ओर पलटती है। नियत के पेरेंट्स व्हील चेयर पर एक लड़की को लेकर आते हैं। नैना हैरानी से, नियत? नियत, हाँ मैं नियत हूँ। उस दिन चोट लगने से मैं बेहोश हो गई थी, पर शायद डर की वजह से उन लोगों को लगा कि मैं मर चुकी हूँ और मुझे वहीं छोड़कर भाग गए। जब मुझे होश आया तो मैं कॉलेज पहुंची और सबको सच बताया, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। उल्टे मुझे वहां से बाहर निकाल दिया गया। मैं घर आई, माँ पापा को सब बताया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं उलझना है, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। मैं उनकी बात भी मान जाती अगर इन सब में अकेला ना फंसा होता, पर मैं उसे इस मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैं मौका देखकर माँ पापा से छिपकर घर से निकल गई और पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई। पहले तो उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना किया और मुझे बहुत डराया भी, पर जब मैं नहीं मानी तो उन्हें रिपोर्ट लिखना पड़ा। मैं पुलिस स्टेशन से वापस आ रही थी कि तभी एक तेज गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। आखिर उस दिन मैं शिवम से मिलने गया था क्योंकि इस शहर में एक वही था जो मेरी मदद कर सकता था, पर मुझे उसका नंबर याद नहीं था और लाख कोशिश के बाद भी मैं हॉस्टल के अंदर नहीं जा सका। मैं वापस जा रहा था कि मैंने देखा कि किसी गाड़ी ने किसी को टक्कर मार दी। अंधेरा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं भाग कर पास गया तो देखा कि नियति वहाँ खून में लथपथ पड़ी करा रही है। उसने मुझे सब बताया। मैं समझ गया कि ये काम उन लोगों का ही है। मैं किसी तरह नियत को उसके घर लेकर गया क्योंकि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना
शायद रिस्की होता। फिर उसके माँ पापा ने अपने पहचान के एक डॉक्टर से चोरी छिपी नीयत का ट्रीटमेंट करवाने लगे। नैना, मतलब जब हम उस दिन इनके घर गए थे तो आप सब वहीं थे और बाहर से ताला बंद कर रखा था? अखिल, हाँ। नैना, भैया एक और बात, आप जिंदा हैं तो वो लाश किसकी थी? और उसके पास आपका आईडी कार्ड, आपकी घड़ी, आपका सामान कहाँ से आया? अखिल, पता नहीं, हो सकता है उन लोगों ने अपने बचाव के लिए ये सब किया हो। और मेरा सामान तो विराज के घर पर था, तो ये सब बहुत आसान रहा होगा उन लोगों के लिए। नैना, और वो फ़ोन हमें किसने किया था जिसकी वजह से हमें सबूत मिले? नियत, वो मैंने किया था। अखिल ने मना किया था, पर मैंने किसी तरह तुम्हारा फ़ोन नंबर पता किया और तुम्हें फ़ोन किया। मैं हर हाल में उन लोगों को सज़ा मिलते देखना चाहती हूँ, इसलिए ठीक होने के बाद भी हम छिपे रहे, क्योंकि तुम ये लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ रही थी। नैना, पर ये गलत है। इस तरीके से आप कब तक छिपे रहेंगे? कभी ना कभी तो सामने आना ही होगा ना। अखिल, हम गांव चले जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। नैना, भैया झूठ के पाँव नहीं होते, कहाँ तक भागोगे? एक ना एक दिन तो सच बाहर आएगा ना, फिर क्या करेंगे आप लोग? नियत, तो तुम क्या चाहती हो? उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दें जिन्होंने हमारे साथ ये सब किया? अभी भी खुलेआम घूम रहे। नैना, वो जमानत पर बाहर है, अगली सुनवाई में उन्हें सजा होना तय है। नियत जी, हम मानते हैं कि उन लोगों ने गलत किया, पर जो सज़ा उन्हें मिलने जा रही है वो उन्होंने नहीं की। आपके मर्डर की सज़ा दिलवा रहे हैं हम उन्हें। नहीं, हम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। जब आप जिंदा हैं तो उन्हें ये सज़ा कैसे मिल सकती है? आप चलिए हमारे साथ, हम सालनी जी को सब बता देंगे, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे। अखिल, नहीं छुटकी, बस कुछ दिनों की बात है, एक बार उन्हें सज़ा हो जाए फिर हम सब अपने गांव चलेंगे। नैना, और आपकी पढ़ाई का क्या? आपके सपने का क्या? क्या करेंगे आप गांव में? कैसे जिएंगे? कुछ सोचा है? भैया, हमेशा से आपकी यही प्रॉब्लम रही है। हम हमेशा कठिनाइयों से भागते रहे हैं और आसान रास्ता ही चुना है। भैया, जो उन्होंने किया उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी, पर आप दोनों को सामने आना होगा। नियत, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हमारे सामने आने से वो बच जाएंगे और उल्टे हम फंस सकते हैं। नैना, जो होगा देखा जाएगा, हम जंगल में नहीं रहते हैं भैया। माना हमने की मुश्किलें आती हैं, पर न्याय ज़रूर मिलता है। हमने आज तक झूठ नहीं बोला और आगे भी झूठ नहीं बोलेंगे। जो सच है सबको बताएंगे, फिर कानून जो फैसला करे हमें मंजूर होगा। कम से कम आप लोगों की ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी। अखिल, छुटकी सुन तो। नैना, नहीं भैया, हमें कुछ नहीं सुनना। माना कि उन लोगों से गलती हुई, पर जब आप दोनों ठीक है तो उन्हें सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। पापा कहते हैं हर किसी को गलती सुधारने का कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए। हम कल ही सालनी जी को सब बता देंगे ताकि उन्हें ये सज़ा ना हो और सुधरने का एक मौका मिल सके, वरना उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अखिल और नियति उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो अपनी बात पर टिकी रहती है। अगली सुबह वो सालनी जी से मिलने जा रही होती है कि रास्ते में ऑटो खराब हो जाती है। ऑटो एकदम सुनसान से रास्ते पर होती है। ड्राइवर ऑटो देखने लगता है और नैना ऑटो से बाहर आकर कोई और ऑटो देखती है, पर उसे कोई ऑटो नज़र नहीं आती है। वो ड्राइवर से पूछती है कि वो बताता है कि थोड़ी देर लगेगी। नैना वहीं सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से क्रिस और विराज बाहर निकलते हैं। नैना उन्हें देखकर चौंक जाती है। विराज हंसते हुए, चौंक गई? कितना समझाया था तुझे, पर तू नहीं मानी, नाक में दम कर दिया है। वो जाकर ड्राइवर को कुछ पैसे देता है और वो ऑटो स्टार्ट करके वहाँ से चले जाता है। नैना हैरान हो जाती है। क्रिस, चेहरे से तो इतनी भोली लगती है, पर अंदर से उतनी ही खतरनाक। नैना, देखिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए, इसी में आप लोगों की भलाई है। क्रिस, हमारी भलाई की बड़ी चिंता है तुम्हें, तो ये केस क्यों लड़ रही हो? केस जीत चुकी हो ना तुम। कल की हियरिंग में हमें सजा होना तय है ना। बहुत से गवाह, बहुत से सबूत है ना तुम्हारे पास। नैना हैरान से, आप ये सब कैसे जानते हैं? विराज, हमारे जासूस भी जगह जगह फैले हैं मैडम, पर अफसोस इतने सबूत होने के बाद भी हमें सजा नहीं होगी। जानती हो क्यों? नैना, आप कहना क्या चाहते हैं? क्रिस, यही कि जब तुम ही कोर्ट नहीं पहुंचोगी तो हमें सजा कैसे होगी? नैना को उनके इरादे ठीक नहीं लगते। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और गाड़ी में बिठाकर वहाँ से एक बहुत ही सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वो उसे बाहर निकालते हैं। नैना खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं हो पाती है। क्रिस, शेखर, मार दो इसे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। शेखर एक मोटे से डंडे से उसके सिर पर वार करता है। नैना के सिर से खून निकलने लगता है, वो नीचे गिर जाती है। नैना तड़पते हुए,
तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अगर हमें कुछ हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे। क्रिस, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। नैना, ये मत समझना कि हमें मार कर बच जाओगे तुम लोग। हम तो तुम्हें माफ़ करने वाले थे, पर नहीं, तुम इस लायक नहीं हो। याद रखना, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा जरूर मिलेगी। शेखर एक डंडा और मार देता है, जिससे नैना की आंखें बंद हो जाती हैं। क्रिस, इसके चेहरे पर एसिड डाल दो, जिससे किसी को इसकी लाश पहचान ना आए, और नदी में फेंक दो। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। कुछ महीनों बाद सभी स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे थे। तभी प्रिंसिपल सर क्लास में आते हैं, जिन्हें देखकर सभी स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल सबको बैठने के लिए कहते हैं। वो किसी को आवाज़ लगाते हैं। एक लड़की अंदर आती है। प्रिंसिपल, स्टूडेंट, ये दृष्टि है, मेरे दोस्त डॉक्टर सोलंकी की बेटी, जो विदेश से अभी अभी लौटी है और अब वापस नहीं जाना चाहती, तो आगे की पढ़ाई हमारे ही कॉलेज से करेगी। आई होप आप सब इनकी पूरी हेल्प करेंगे। क्रिस, डोंट वरी सर, इन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दृष्टि मुस्कुराकर सबको हेलो बोलती है। सब एक टक उसे ही देख रहे थे। प्रिंसिपल, दृष्टि बेटा, जाओ, जाकर बैठ जाओ। दृष्टि, जी अंकल, सॉरी सर। प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। दृष्टि आगे बढ़ती है। क्रिस शेखर से, अपना सामान उठा और पीछे जाकर बैठ। शेखर पीछे जाकर विराज के साथ बैठ जाता है। शिवम के पास सीट खाली थी। दृष्टि वहाँ जाकर, कैन आई सीट हियर? शिवम, या श्योर, प्लीज सीट। क्रिस, नहीं, आप वहाँ नहीं बैठ सकते। दृष्टि हैरानी से, वाई? क्रिस, वो सीट शेखर की है। वो शेखर को इशारा करता है। शेखर जाकर वहाँ बैठ जाता है। आप यहाँ बैठ जाइए। दृष्टि मुस्कुरा देती है और जाकर क्रिस के पास बैठ जाती है। दृष्टि, थैंक यू। क्रिस अपने हाथ आगे करके, हाय क्रिस। दृष्टि उससे हाथ मिलाकर, दृष्टि। क्रिस, नाइस नेम। दृष्टि मुस्कुरा देती है। क्रिस, आप कोई टेंशन मत लेना, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ भी काम हो मुझसे कह सकती हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। दृष्टि मुस्कुराकर, या श्योर। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। क्रिस और दृष्टि की दोस्ती गहरी होती चली जाती है, साथ ही साथ वो विराज और शेखर से भी। वहीं क्रिस, विराज और शेखर के बीच दूरियां भी आने लगती हैं, और कहीं ना कहीं इस दूरी की वजह दृष्टि थी। फिर एक दिन क्रिस कैंटीन में अकेला बैठा होता है। दृष्टि उसके पास जाती है। दृष्टि, हाय क्रिस, आज यहाँ अकेले? बाकी सब कहाँ हैं? क्रिस, पता नहीं, और पता भी नहीं करना मुझे। दृष्टि, हे, क्या हुआ? तुम लोगों में कोई लड़ाई हो गई क्या? क्रिस, ये शेखर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगा है। हमेशा मेरे आगे पीछे रहता था और अब मुझे ही अकड़ दिखाता है। दृष्टि, कम ऑन क्रिस, दोस्तों में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, इसे इतना सीरियसली नहीं लेते। क्रिस, लड़ाई नहीं है, वो जलता है कि तुम मेरे साथ हो। उसे ये बात पच नहीं रही है कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। दृष्टि, कम ऑन क्रिस, कुछ भी मत सोचो। यू आर स्पेशल फॉर मी, बट वो दोनों भी मेरे दोस्त हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम तीनों की दोस्ती कितनी पुरानी है, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से तुम तीनों की दोस्ती टूटे। एक काम करते हैं, कल मेरा बर्थडे है। क्रिस हैरानी से, कल तुम्हारा बर्थडे है? दृष्टि, यही तो बताने आई थी मैं तुम्हें। कल मेरे बर्थडे की खुशी में हम चारों एक छोटी सी पार्टी करते हैं। क्रिस, छोटी सी क्यों, बड़ी पार्टी करते हैं ना। मैं थ्रो करता हूँ तुम्हारे लिए पार्टी। क्रिस, नो क्रिस, मुझे ये पार्टी वार्टी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी खुशी में शामिल हो, तो बस हम चारों एक छोटी सी पार्टी करते हैं। क्रिस, ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं उस शेखर को एक मौका और दे रहा हूँ, पर आखिरी मौका। दृष्टि मुस्कुराकर, फाइन, मैं जरा उन दोनों को जाकर इनवाइट करती हूँ। दृष्टि उन दोनों को ढूंढ रही थी, तभी उसकी नज़र विराज पर जाती है। वो विराज के पास जाकर, हे विराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विराज, मैं क्रिस को ढूंढ रहा हूँ, काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रहा है। दृष्टि, वो कैंटीन में है। वैसे विराज, क्रिस और शेखर के बीच में क्या चल रहा है? विराज, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो दोनों को समझा समझा कर थक गया हूँ। क्रिस कहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, और शेखर कहता है कि उसकी। दृष्टि, पर विराज, मैंने तो शेखर से ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वो अगर मेरी दोस्ती का गलत मतलब निकाल रहा है तो ये गलत है ना। विराज, वही बात तो मैं उसे समझा रहा हूँ, पर वो कुछ बात करना ही नहीं चाहता, मुझसे भी कटा कटा रहता है। दृष्टि, तुम फिक्र मत करो, कल सब क्लियर हो जाएगा, और हाँ, कल मेरा बर्थडे है तो तुम ज़रूर आना। विराज, ठीक है, मैं ज़रा क्रिस के पास जा रहा हूँ। दृष्टि, ओके, मैं ज़रा शेखर से मिलकर तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। दृष्टि शेखर से मिलने जाती है। दृष्टि शेखर के पास बैठकर, क्या हुआ शेखर, मुंह क्यों लटका रखा है? शेखर, तुमसे नाराज़ हूँ, तुम उस क्रिस से बात क्यों करती हो? दृष्टि, शेखर, वो भी मेरा दोस्त है। शेखर, दृष्टि, तुम जानती नहीं उसे,
एक नंबर का कमीना इंसान है वो कहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुमसे दूर रहूं। दृष्टि, पर मैंने उससे तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। शेखर, बस यही बात उसे हजम नहीं हो रही है। दृष्टि, शेखर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों की दोस्ती टूटे, इसलिए कल मेरी बर्थडे पार्टी में सब क्लियर कर देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम मेरा साथ दोगे। तुम आओगे ना पार्टी में? शेखर, तुम्हारी पार्टी में आने से मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? मैं ज़रूर आऊँगा। दृष्टि, मैंने क्रिस और विराज को भी इनवाइट किया है। तुम प्लीज़ वहाँ उनसे लड़ाई मत करना। शेखर, ठीक है, पर मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा, पर अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दृष्टि, थैंक यू शेखर। दृष्टि मन ही मन मुस्कुरा उठती है और वहाँ से चली जाती है। दृष्टि सबसे बात करने के बाद किसी को फ़ोन करती है और कुछ समझाती है। अगले दिन दृष्टि के घर पर डॉक्टर सोलंकी, बेटा वो लोग आए नहीं? दृष्टि, आते ही होंगे। डॉक्टर सोलंकी, सब तैयारी हो गई है? दृष्टि, जी। तभी डोर बेल बजती है। दृष्टि, लगता है वो लोग आ गए हैं। वो जाकर दरवाज़ा खोलती है। विराज और क्रिस मुस्कुराकर दृष्टि को बर्थडे विश करते हैं। दृष्टि मुस्कुराकर, पहले अंदर तो आओ। दोनों अंदर आते हैं और डॉक्टर सोलंकी से मिलते हैं। वो उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ शेखर भी पहुँचता है। दृष्टि उसे भी मुस्कुराकर अंदर बुलाती है। वो आकर क्रिस को घूरते हुए एक ओर जाकर बैठ जाता है। डॉक्टर सोलंकी, अच्छा बच्चों, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। क्रिस, पर अंकल आज दृष्टि का बर्थडे है, आप कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर सोलंकी, हम डॉक्टरों की लाइफ ही ऐसी है, काम पहले आता है, परिवार बाद में। कुछ दिन बाद तुम लोगों को भी समझ आ जाएगा। और वैसे भी दृष्टि को पार्टी वगैरह पसंद नहीं है। तुम सब दोस्त एंजॉय करो, मैं निकलता हूँ। दृष्टि, बाय पापा। डॉक्टर सोलंकी, बाय बेटा, सबका अच्छे से ख्याल रखना। दृष्टि, जी पापा। वो चले जाते हैं। दृष्टि अपने नौकर को आवाज़ लगाकर उन सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स मंगवाती है। दृष्टि, तुम लोग 2 मिनट बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वो ऊपर के कमरे में चली जाती है। शेखर दूसरी ओर मुंह घुमाए अपने फ़ोन में बिजी था। क्रिस, विराज, कुछ लोग बेवकूफ़ी में गधों के भी बाप होते हैं। किसी ने जरा सा प्यार से बात क्या कर लिया, वो तो उसे प्यार ही समझ बैठते हैं, बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। शेखर को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो चुप ही रहता है। क्रिस फिर शुरू हो जाता है, कम से कम एक बार आईने में अपनी शक्ल तो देख लेते, कुत्ता भी ना थूके और सपने देखते हैं परियों के। शेखर, एनफ। क्रिस, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। मैं दृष्टि की पार्टी स्पॉइल नहीं करना चाहता, वरना तुम्हारी हर बदतमीजी के जवाब देना आता है मुझे। क्रिस, बड़ी फिक्र है तुझे दृष्टि की, भूल मत वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शेखर, तेरी गर्लफ्रेंड? गलत फहमी की भी हद होती है। विराज, स्टॉप इट गाइस, दृष्टि ने यहाँ तुम दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए बुलाया है और तुम लोग यहाँ भी शुरू हो गए। दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। दृष्टि ये सब देखकर किसी को फ़ोन करती है। थोड़ी देर में नौकर उनके पास ड्रिंक ले जाकर रख देते हैं। वो तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी दृष्टि तैयार होकर नीचे आती है। उसने सिल्वर कलर का स्लीवलेस गाउन पहना था जिसके साइड से कट था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब तीनों की नज़र उस पर जाती है तो वो अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और एक टक उसे देखते ही रह जाते हैं। दृष्टि उनके पास आकर, क्या हुआ, तुम लोग स्टेचू क्यों बन गए? अगर अच्छी लग रही हो तो तारीफ कर सकते हो। विराज मुस्कुराकर, यू लुकिंग गॉर्जियस। दृष्टि बैठते हुए, थैंक यू। तुम लोग खड़े क्यों हो, बैठो ना। शेखर उसके पास जाकर, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। दृष्टि गिफ्ट लेकर, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच, बैठो ना। शेखर क्रिस को देखकर टेढ़ी मुस्कान के साथ दृष्टि के पास बैठ जाता है। क्रिस की आंखों में खून उतर आता है। वो दृष्टि की तरफ गिफ्ट बढ़ाकर, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट मेरी खूबसूरत परी के लिए। दृष्टि खड़ी होकर क्रिस को साइड हक करके, यू आर सच अ स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच। अरे तुम लोगों ने ड्रिंक नहीं ली, मैं बनाती हूँ, बैठो ना। क्रिस, पहले एक सेल्फी हो जाए। दृष्टि, या श्योर। क्रिस दृष्टि के कंधे पर हाथ रखकर एक सेल्फी लेता है। दृष्टि बैठ जाती है। क्रिस शेखर की तरफ एक विजयी मुस्कान के साथ देखता है और बैठ जाता है। शेखर अपनी मुट्ठियां भींचकर रह जाता है। दृष्टि, अरे आइस तो है ही नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो चली जाती है। शेखर जाकर क्रिस की कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से, क्या साबित क्या करना चाहता है तू? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी दृष्टि को छूने की? क्रिस गुस्से से उसका गला पकड़कर, अबे साले, वो तेरी कब से हो गई? थोड़ा सा मुस्कुराकर तुझसे बात कर क्या कर लिया, मतलब वो तुझसे प्यार करने लगी? साले शकल देखिए, हर लड़की से पिट कर आता है और दृष्टि जैसी लड़की तुझे पसंद करेगी? तूने ये सोच भी कैसे लिया? शेखर, शकल देखकर अगर लड़कियां किसी से प्यार करती ना तो तेरे आगे पीछे लड़कियों की फौज होनी चाहिए थी, पर मुझे तो नज़र नहीं आ रही, इसलिए तू दृष्टि पर ही चांस मार रहा है।
ये जानते हुए भी कि वो मुझसे प्यार करती है। विराज किसी तरह उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। विराज, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे दोस्त हैं हम, आज तक जो भी किया साथ में किया, हर चीज़ में साथ रहे, तो फिर आज एक मामूली सी लड़की के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो? हमेशा की तरह इसको भी मिल बांट कर एंजॉय करते हैं ना। ये सुनकर दोनों विराज की गर्दन पकड़ लेते हैं। शेखर, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई दृष्टि के लिए ऐसा बोलने की? जिन लड़कियों की बात तू कर रहा है उसमें और दृष्टि में जमीन आसमान का फर्क है। क्रिस, हाँ, और अपने जैसा समझ रखा है हमें, जो हर लड़की को एक ही नज़र से देखता है। आई लव हर एंड शी लव्स मी। शेखर क्रिस से, तू ज़्यादा उड़ मत। विराट दोनों से खुद को छुड़ाकर, बस करो तुम दोनों, जितनी सीधी समझ रहे हो ना उससे उतनी वो है नहीं। इस्तेमाल कर रही है तुम दोनों का, खेल रही है तुम दोनों के साथ। शेखर, तू ना अपनी जबान बंद रख, मैं अच्छे से जानता हूँ उसे, वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। क्रिश, हाँ, ये इडियट गलत फहमी का शिकार है, उसकी दोस्ती को प्यार समझ रहा है। शेखर, गलत फहमी तुझे हो रही है। वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। विराज की नज़र दृष्टि पर जाती है जो बर्फ़ लेकर आ रही थी। वो चुपके से निकल कर उसके पास जाता है और जानबूझकर उससे टकरा जाता है, लेकिन वो गिरती इससे पहले उसे संभाल लेता है। विराज, कमाल है यार, तुम्हें देख कर तो हमें फिसलना चाहिए और फिसल तुम रही हो। दृष्टि, क्या मतलब? विराज दृष्टि के गालों पर उंगलियां फिरकर, घर में अकेली हो और हम तीनों को बुलाया है, अपने पापा को भी भेज दिया, इरादा क्या है? दृष्टि उसे दूर करके उसके गाल पर तमाचा जड़ देती है। क्रिस और शेखर का ध्यान भी उस ओर जाता है। दृष्टि, यू बास्टर्ड, हाउ डेयर टू टच मी। कॉलेज में तुम लोगों के बारे में सच कहते हैं कि तुम लोगों के दिमाग में गंदगी भरा हुआ है, तुम लोग दोस्ती के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से। विराज दृष्टि का हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है। ये देखकर क्रिस और शेखर उनके पास पहुंचते हैं और दृष्टि को हटाकर विराज से भिड़ जाते हैं। विराज खुद को बचाने की कोशिश करते हुए, 1-2 टके की लड़की के लिए तुम लोग मुझे मार रहे हो? दिख नहीं रहा ये लड़की हमारे बीच फूट डाल रही है? मैं तो बस इससे यही कह रहा था कि ये अपना खेल बंद करे जो ये तुम दोनों के साथ खेल रही है। शेखर, तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे? हम जानते नहीं क्या तुझे, कितना कमीना है तू। कृष, बिल्कुल सही बोल रहा है शेखर, हमेशा हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अपना मतलब पूरा करता रहता है। विराज उन्हें धक्का देकर, हाँ, जैसे तुम लोग तो दूध के धुले हो, झांक कर देखो अपने अंदर कितने कांड करके बैठे हो। दृष्टि बीच में आकर, गाइस प्लीज स्टॉप इट, मैंने यहाँ तुम लोगों को झगड़ा करने के ख़त्म करने के लिए बुलाया था और उल्टा तुम लोग लड़ने लगे। विराज, ज़्यादा नाटक मत करो, इस लड़ाई की वजह तुम ही हो। क्रिस, विराज दृष्टि से बदतमीजी नहीं। विराज, ठीक है, आज इससे ही क्लियर कर लेते हैं सब। शेखर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, तुम लोग निकलो यहाँ से। क्रिश, ओ हेलो, मैं क्यों जाऊँ, तुम लोग निकलो यहाँ से। दृष्टि, प्लीज़ स्टॉप इट, आखिर प्रॉब्लम क्या है? विराज, प्रॉब्लम तुम हो, ये दोनों तुम्हारी वजह से आपस में लड़ रहे हैं। दृष्टि क्रिस की तरफ देखकर, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? क्रिस, तुमने कुछ नहीं किया, इसे तुम्हें लेकर गलतफहमी है कि तुम इसे प्यार करती हो। दृष्टि हैरानी से, व्हाट, मैंने ऐसा कब कहा? शेखर, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। दृष्टि, हाँ मैंने कहा था, पर लाइक करने का ये मतलब तो नहीं निकलता ना कि मैं प्यार करती हूँ। शेखर, बट दृष्टि, आई लव यू। दृष्टि, लिसन शेखर, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माई। क्रिस, हो गया क्लियर, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दृष्टि सिर्फ मुझसे प्यार करती है। शेखर, लेकिन दृष्टि, तुमने तो कहा था कि क्रिस की हरकतें तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। क्रिस हैरानी से दृष्टि की तरफ देखता है। दृष्टि, नो बेबी, इनफैक्ट ये मुझसे कहता था कि मैं तुमसे बात ना करूं क्योंकि तुमने बहुत सी लड़कियों की लाइफ डिस्ट्रॉय की है, तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। क्रिस, अच्छा, जैसा कि ये तो बहुत दूध का धुला है, बताऊं क्या तुमने क्या क्या किया है? विराट, देख लो ये कैसे तुम दोनों के साथ खेल रही थी। दृष्टि, बकवास कर रही है, बल्कि ये तो मुझसे कहता था कि मैं तुम दोनों से दोस्ती तोड़ दूं और इसके साथ रहूं क्योंकि तुम दोनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। तुम लोगों ने अपने हाथों से क्या नाम बताया था? हाँ, नैना और नियति का खून किया। क्रिस, नहीं, उन्हें तो इस शेखर ने मारा था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। शेखर, अच्छा, और ऐसा करने के लिए मुझसे किसने कहा था? तुम लोगों ने। नैना के चेहरे पर एसिड किसने डाला था? इस विराज ने, और आज सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही डाल दिया। क्रिस, ये सब विराज का आइडिया था, मेरा कोई कसूर नहीं है। विराज, अरे वाह, भूलो मत,
वो हम सबके गले की हड्डी बन गई थी। तुमने ही कहा था कि मैं कोई रास्ता ढूंढूं, तो मैंने ये रास्ता निकाला था। जो भी किया हम सब ने मिलकर किया। क्रिस, ठीक है मान लिया, पर नियत के मामले में तो मेरी कोई गलती नहीं। इस शेखर को ही उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेना था। इसने ही उसे मारा था। शेखर, जैसे कि मुझे अकेले ही उससे प्रॉब्लम थी। भूल गए? उसकी रिजेक्शन तुम लोगों से भी पच नहीं रही थी। तुम लोगों को भी बदला लेना था उससे। और अखिल से दोस्ती करके नियति को फंसाने का आइडिया तुम्हारा ही था। क्रिस, मेरा नहीं, इस विराज का था। विराज, हाँ मेरा आइडिया था, पर उसे मारा तो शेखर ने था, जबकि वो मरी भी नहीं थी। लेकिन इस इडियट की वजह से हमें लगा वो मर गई। बहुत बुरी तरह फंस गए थे हम। शेखर, हाँ तो बताया भी तो मेरे डैड ने अखिल को इस केस में फंसा कर। क्रिस, अच्छा, पर जब नियत वापस आई तब अगर उस दिन मैंने उसका एक्सीडेंट नहीं किया होता और मेरे डैड ने पुलिस को नहीं संभाला होता तो आज हम सब जेल में होते। दृष्टि ये सब सुनकर मुस्कुराने लगती है। तभी एक कमरे से कुछ लोग बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। अखिल, नियति, शालिनी जी और डॉक्टर सोलंकी के साथ कुछ पुलिस वाले और कुछ और लोग भी थे। वो सब ये देखकर दृष्टि हैरानी से दृष्टि की ओर देखते हैं। दृष्टि हैरानी से, पापा ये सब लोग कौन है? शालिनी, सुन लिया आप सब लोगों ने? आज इन सब ने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लिया, इसलिए मैं आज आप सबको यहाँ लेकर आई थी, ताकि आप सब अपनी आंखों से देख सकें और सुन सकें। तो बोलिए जज साहब, अब तो इन्हें सज़ा मिलेगी ना? जज साहब, बिल्कुल मिलेगी। इंस्पेक्टर, अरेस्ट देम। पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मिन्नतें करते हैं, पर खुद को बचा नहीं पाते। क्रिस, दृष्टि प्लीज़ हेल्प मी, आफ्टर ऑल यू लव मी। दृष्टि, व्हाट? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? मुझे ये सब पहले से पता था और इसलिए मैंने तुम लोगों से दोस्ती की। किसी का कर्ज उतारना था मुझे, समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, जेल में बहुत वक्त मिलेगा, आराम से सोचना, शायद समझ आ जाए। विराज, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर सोलंकी दृष्टि के पास आकर, किसकी हिम्मत है जो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सके? दृष्टि मुस्कुरा देती है। पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है। शालिनी अखिल और नियति की तरफ इशारा करके, सर इन दोनों को वापस कॉलेज ज्वाइन करना है और कॉलेज वालों को इसका ऑर्डर देना होगा कि वो इन्हें वापस एडमिशन दे। जज साहब, जरूर, मैं कल ही कॉलेज को ये ऑर्डर इशू करवाता हूँ और एक जांच कमीशन भी बिठाऊंगा जो ये पता लगा सके कि इन सब में कौन कौन इन्वॉल्व है और उन सबको सज़ा हो सके। फिर अखिल और नियत से तुम लोग कल से ही कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। अखिल और नियति उन्हें थैंक्स बोलते हैं। जज साहब अपनी टीम के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अखिल, किसी का कर्ज उतारना था मुझे, समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, जेल में बहुत वक्त मिलेगा, आराम से सोचना, शायद समझ आ जाए। विराज, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर सोलंकी दृष्टि के पास आकर, किसकी हिम्मत है जो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सके? दृष्टि मुस्कुरा देती है। पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है। शालिनी अखिल और नियति की तरफ इशारा करके, सर इन दोनों को वापस कॉलेज ज्वाइन करना है और कॉलेज वालों को इसका ऑर्डर देना होगा कि वो इन्हें वापस एडमिशन दें। जज साहब, जरूर, मैं कल ही कॉलेज को ये ऑर्डर इशू करवाता हूँ और एक जांच कमीशन भी बिठाऊंगा जो ये पता लगा सके कि इन सब में कौन कौन इन्वॉल्व है और उन सबको सज़ा हो सके। फिर अखिल और नियत से तुम लोग कल से ही कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। अखिल और नियति उन्हें थैंक्स बोलते हैं। जज साहब अपनी टीम के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अखिल डॉक्टर सोलंकी और दृष्टि के पास जाकर अपने हाथ जोड़कर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमारे लिए, मेरी छुटकी के लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आज मेरी छुटकी की आत्मा को शांति मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सोलंकी, ऐसा मत बोलो, हमने जो किया वो हमारा फ़र्ज़ था। थोड़ा पानी मिलेगा? दृष्टि, मैं लेकर आती हूँ। डॉक्टर सोलंकी, नहीं बेटा तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शालिनी दृष्टि के गले लगकर, कांग्रेचुलेसन डियर, आज तुम्हारी लड़ाई पूरी हुई, अब उन लोगों को सज़ा होकर रहेगी। दृष्टि, ये सब आपकी वजह से हुआ है। शालिनी मुस्कुराकर, फिर भी जो तुमने किया है वो करना सबके बस की बात नहीं, पर तुम मानोगी नहीं तो ये कामयाबी हम दोनों की वजह से मिली है। दृष्टि मुस्कुरा देती है। डॉक्टर सोलंकी पानी लेकर आते हैं। शालिनी जी पानी पीकर वहाँ से चली जाती हैं। डॉक्टर सोलंकी दृष्टि को गले लगाकर, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। दृष्टि मुस्कुरा देती है। अगले दिन कॉलेज में क्रिस और उसके दोस्तों के अरेस्ट होने की खबर से सब शौक में थे। साथ ही साथ अखिल और नियति को देखकर सब हैरान हो जाते हैं।
सब आपस में बात कर रहे होते हैं। शिवम को पता चलता है कि वो भाग कर पहुँचता है और उन दोनों को देखकर हैरान भी होता है और खुश भी। वो उनके गले लगकर रो पड़ता है। अखिल उसे चुप करवाता है। शिवम उस पर सवालों की झड़ी लगा देता है कि अगर वो जिंदा थे तो इतने वक्त से कहाँ थे, उसे मिले क्यों नहीं। अखिल, सब बताऊंगा पर फुर्सत में। शिवम, अखिल, नैना कहाँ है? बहुत ढूंढा मैंने उसे, तुम्हारे गांव भी गया पर कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। अखिल, वो नहीं रही शिवम, हमें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। शिवम को एक झटका सा लगता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी अखिल की नज़र दृष्टि पर जाती है। अखिल दृष्टि के पास जाकर उससे मिलता है। शिवम हैरान नज़रों से उन दोनों को बात करते हुए देखता है। सब वहाँ से अपने क्लास में जाते हैं। वहीं शिवम के दिमाग में नैना ही घूम रही थी और दृष्टि और अखिल एक दूसरे को कैसे जानते हैं और अचानक से नैना को क्या हुआ। सवाल बहुत थे पर जवाब एक भी नहीं उसके मन में लग रहा था। क्लास खत्म होने पर सब वहाँ से निकलते हैं। शिवम अपने ख्यालों में खोया चला जा रहा था कि दृष्टि से टकरा जाता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। शिवम झट से उठ जाता है और दृष्टि को सहारा देकर उठाता है। दृष्टि, देख कर चला कीजिए शिवम जी, हर किसी से टकराना अच्छी बात नहीं होती है। शिवम, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। दृष्टि मुस्कुरा देती है, फिर अपने हाथ आगे करके थैंक यू। शिवम, थैंक यू किस लिए? दृष्टि, हाथ तो मिलाइए, या लड़कियों से हाथ मिलाने से एलर्जी है? शिवम मुस्कुराकर, नहीं वो बात नहीं है। वो दृष्टि से हाथ मिलाता है। दृष्टि, थैंक यू हमारी इतनी मदद करने के लिए, और हाँ, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। शिवम हैरानी से उसे देखता है। दृष्टि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। शिवम के अपने हाथों में कुछ महसूस होता है। वो देखता है तो एक नोट होता है। वो दृष्टि की तरफ देखता है। दृष्टि पीछे घूमकर उसे नोट पढ़ने का इशारा करती है। शिवम नोट पढ़ता है। हमें मालूम है बहुत से सवाल हैं आपके दिमाग में जो आपको परेशान कर रही है। अगर जवाब जानना चाहते हैं तो शाम 5 बजे डिलाइट कैफ़े में आकर हमसे मिलिए। वहाँ आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और उन सवालों के भी जो कभी आपके दिल ने हमारे दिल से पूछा था। आइएगा ज़रूर, हम इंतज़ार करेंगे। नोट पढ़कर शिवम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से, नैना? वो दृष्टि की तरफ देखता है। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती है। शिवम के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।